एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्रीकल्चर में। वीडियो आने में काफ़ी विलम्ब हो गया, इस सब के लिए आप सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब से ये कंटिन्यू रहेगा। वातावरण ऐसा नहीं था कि वीडियो समय पे अपलोड हो सके। आज हम क्लास 12th यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 2 की जो बाकी रह गई थी, फसलों की खेती में जो कुछ बाकी टॉपिक्स रह चुके थे, नकदी फसलें जिसमें कि गन्ना और जूट के बारे में था, और चारा फसलें जिसमें ज्वार, मक्का, जेई, नेपियर घास और बरसिम के बारे में था। इसमें से मक्का के बारे में हमने पहले देखा है। सब कुछ कुल मिला के वही रहेगा, बस वैरायटी और कुछ कुछ चीज़ें में बदलाव हो सकता है। इसको आगे हम देख लेंगे। आज 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट डे फिर हम चैप्टर 3 में फसल प्रणाली में जाएंगे, वो भी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। कोशिश भी मेरी यही है। जो नए आए हैं हमारे इस चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए ताकि सब तक ये पहुंच जाए। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ सवाल हो तो आप उस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, गन्ना। नकदी फसलें में गन्ना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 ही टॉपिक पढ़ना है, वरना नकदी फसलें में और भी फसलें आती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल क्लास 12th के लिए 2 ही चैप्टर है, 2 ही टॉपिक है। नकदी फसल में गन्ना और जूट, इसके अलावा भी बहुत आती है। तो कुछ क्षेत्रों में अभी मक्का भी नकदी फसल में आने लगी है। वैसे टोबैको हो चाहे फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि मिर्च, टोबैको और कुछ और फसलें हैं जो कि नकदी फसलें में आते हैं, जिसको अभी नहीं, आप जब हायर एजुकेशन में जाइएगा ग्रेजुएशन में तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल आप इन दोनों टॉपिक को अभी हम कवर करेंगे। तो गन्ना, जिसका बॉटनिकल नेम है सेचेरियम ऑफिसिनेरम, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गन्ना बिहार राज्य की प्रमुख नकदी फसल है, जिस पर बिहार का एक कृषि आधारित चीनी उद्योग निर्भर करता है। गन्ना से चीनी बनता है, ये हम सभी जानते हैं, और उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, गन्ना का रस निकालने के बाद जो उसका बच जाता है, उससे हम ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कागज़ वगैरह में, और बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है। गन्ना का चीनी के अलावा भी बहुत सारे उद्योगों में इस्तेमाल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें अल्कोहल बनाने में, बिजली उत्पादन में, और अभी के समय में बायोडीजल वगैरह में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अभी हम इसमें देखेंगे कि गन्ना उद्योग में खोई और छोटा उप उत्पादन के रूप में मिलता है, जो कि रस निकालने के बाद जो बच जाता है उसको हम, ये खोई का उपयोग ईंधन, कागज़, प्लास्टिक, बोर्ड आदि चीज़ों को बनाने में उपयोग में आता है, तथा छोआ का उपयोग विभिन्न प्रकार के अल्कोहल उद्योग, सिट्रिक अम्ल, इथेनॉल, बिजली उत्पादन आदि में किया जाता है। छोआ का उपयोग पशु आहार में मिलाकर पशुओं को खिलाने में भी किया जाता है। गन्ना के पौधे की ऊपरी हरी पत्ती पशु चारा के उत्तम स्रोत के रूप में मानी जाती है, तो ये पशु चारा में भी इस्तेमाल होता है। और आप देखा होगा, आप लोगों ने जो जिसके क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन होता होगा, आप अगर उस क्षेत्र से होंगे तो आपने देखा होगा, गन्ना उद्योग से निकला हुआ प्रेस मड जो वो वाइट कलर का ऊपर से रहता है, जब आप उसको गर्म किया जाता है तो उसके ऊपर से एक निकलता है, लवणीय क्षारीय मिट्टी को सुधारने में काम में आता है। शहरों में साल भर गन्ना के रस का व्यवसाय भी चलता है। आप देखते होंगे गन्ना का जूस। इसका उद्भव एवं विकास कहाँ हुआ, इसके बारे में तो अधिकांश वैज्ञानिकों का मत है कि गन्ना की उत्पत्ति भारत में हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, गन्ना का उत्पत्ति स्थल भारत है। कुछ ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं कि भारत गन्ने की खेती ऋग्वेद काल 2500 से 1400 ईसा पूर्व में की जाती थी। सन 600 ईस्वी में चीन के जो लोग थे, गन्ने से चीनी बनाने की विधि सीखने भारत के पाटलिपुत्रा, जो फिलहाल अभी पाटलिपुत्रा है पटना में, वहाँ आए थे, जिससे पता चलता है कि उन दिनों भारत में गन्ने से शर्करा बनाने की विधि ज्ञात थी, यानी कि गन्ना से चीनी बनाने की विधि भारत में सन 600 ईस्वी में जब चीनी सीखने आए, तो इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, उस समय में भी चीनी बनाने की विधि हमें आती थी, हम डेवलप थे उस टाइम भी।
गन्ना से चीनी बनाने के लिए। धीरे धीरे गन्ना दुनिया के उन सभी भागों में पहुंच गया जहां की जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। 16वीं शताब्दी तक गन्ना यूरोप के विभिन्न देशों एवं ब्राज़ील, क्यूबा तथा मेक्सिको जैसे दूरस्थ देशों के बीच एक व्यापारिक कड़ी बन गया। हमारा और उनके बीच एक व्यापार का संबंध गन्ना से हो गया। इसका क्षेत्र विस्तार और वितरण कैसे हुआ, तो बिहार में गन्ने की खेती लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में की जाती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। बिहार में कुल गन्ना उत्पादन के क्षेत्रफल का आधे से अधिक भाग में गन्ने की खेती पश्चिम चंपारण मोहांती में होती है। ये गलत है यहाँ पे, ये इसको ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ मिस्टेक है बुक में। इसका जो ज़्यादातर है पश्चिम चंपारण के साइड में होता है। बिहार के मात्र 3 जिलों गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में बिहार के कुल गन्ना उत्पादन का 80% इन्हीं 3 जिलों में बिहार का होता है। आप इसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं वर्ष 2012-13 में, 13-14 और 14-15 के, उसमें कितने लाख हेक्टेयर में बिहार में गन्ना का खेती होती थी, उत्पादन क्या था और उत्पादकता क्या थी। तो लास्ट टाइम इसकी जो उत्पादकता थी 60,938 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गन्ना के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है, तो गन्ना के अंकुरण के लिए आदर्श तापमान 33 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इसके लिए उपयुक्त है। मतलब कि ये गर्म जलवायु में आसानी से हो सकता है। जब तापमान 15 से कम होता है तो अंकुरण बहुत कम हो जाता है, यानी कि गर्म जलवायु, सीधी सी बात है। पटवार के समय लंबी अवधि तक गर्म एवं नम मौसम तथा अधिक वर्षा अनुकूल है। वर्षा भी ज़्यादा होना चाहिए और गर्म, ज़्यादा डे में हीट चाहिए और सनलाइट चाहिए। सनलाइट डे जब बड़ा लंबा डे होता है तो उसमें ये उसके लिए बहुत अच्छा है। गन्ना आमतौर पर 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अच्छा पनपता है। तैयार होते समय शुष्क, ठंडा तथा पाले रहित मौसम और चमकीले धूप तथा किसी प्रकार की आंधी ठंडी हवा का न चलना गन्ने के लिए अच्छा माना जाता है। कैसी मिट्टी होनी चाहिए गन्ना के लिए, तो गन्ना के लिए दोमट मृदा अच्छी होती है। चिकनी तथा बलुई मृदा में भी लगाया जा सकता है। गन्ने की खेती के लिए मृदा pH 6 से 7.5 माना गया, मतलब एसिडिक टू नॉर्मल। हल्का बेसिक भी 7.5 है तो हल्का बेसिक, लेकिन एसिडिक से लेके नॉर्मल मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। खेत की तैयारी, ये नॉर्मल है, ये चीज़ें वैसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2-3 जुताई मिट्टी पलट वाले हल से या ट्रैक्टर से, 1-2 बार देसी हल से। तो देसी हल का इस्तेमाल तो अब बिल्कुल ना के बराबर होने लगा है। तो ये आप बुक अगर आप लोगों के पास होगा तो एक बार देख लेंगे। कुछ चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। उन्नत प्रभेद, इसको ध्यान रखेंगे। जो आगात की किस्मी है, जो कि मध्य नवंबर से करने के लिए लगाने के लिए उपयोग में आती है, उसमें BO वैरायटी, BO ध्यान रखेंगे, BO 120, BO 120, BO 130 करके जो वैरायटी है ये इसका इस्तेमाल होता है। और COP 2 वैरायटी है, COP 9301। मध्यकालीन प्रभेद जो जनवरी से करने योग्य होते हैं उसमें COP 9206, 9702, इसको भी ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर बुक में आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वैरायटी से भी आप पकड़ सकते हैं कि किस फसल का है, क्योंकि BO और COP ये गन्ने की किस्म है। तो आपको अगर ऑप्शन में आता है कि ये किस चीज़ की, किस फसल की किस्म है, तो आप इस चीज़ से याद कर सकते हैं। बीज दर, ये एक इम्पॉर्टेंट है। बीज दर तो सिरवार या नाली विधि से 50 से 60 क्विंटल हेक्टेयर या 45 से 50,000 3 आँख वाली गंडियाँ। अब एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ये जो गिल्लियाँ यहाँ आप देख रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये किस फसल में उपयोग में लाई जाती हैं, ये पूछ दिया गया था कि कौन सा फसल में गिल्लियों का इस्तेमाल रुपाई में होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। दोहरी जुड़वा पंक्ति विधि से 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 60 से 65,000 3 आँख वाली गिल्लियों की आवश्यकता होती है। बीज का चुनाव, तो बुआई हेतु गन्ने की ऊपरी 2/3 भाग का जो स्वस्थ, रोग एवं कीट व्याधि से मुक्त हो एवं जल जमाव सहित रहित क्षेत्रों में उगाया गया हो, उसका चुनाव करना चाहिए। रोपाई के पूर्व बीज उपचार का ध्यान रखेंगे कि बेविस्टीन दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में आधा घंटा डुबाकर उपचारित कर लेना चाहिए। मिट्टी उपचार भी उसमें ज़रूरत होता है, तो क्लोरीपाइरीफॉस 20% तरल दवा 5 लीटर दवा को 1500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से उपचारित करना है। इसके अलावा आप 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉरेट 10G दवा को नाली में गिल्लियों के ऊपर भुड़काव भी कर सकते हैं। रोपाई का समय
15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, और बसंतकालीन में 15 फरवरी से 15 मार्च तक की जाती है। रोपाई के लिए दूरी है पंक्ति से पंक्ति 90 सेंटीमीटर। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ देता है, लेकिन ये 12th के बेसिस के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपको हायर सेक्शन में इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद रोपनी की विधि है सिराव विधि और ट्रंच विधि। ये दो आपको ये भी ध्यान रखना है इसको, कि उसमें कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि ये विधि दिया रहेगा और ये किस फसल की रोपाई की विधि है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। सिराव विधि में बिहार सीनियर रीजन से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी सिराव खोलकर अनुशंसित मात्रा में उर्वरक डालकर, यानी कि गड्ढा खोद के उसमें डाल देना है। ट्रंच विधि, यह विधि उपजाऊ मृदा में जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होती है अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। इस विधि में 1 महीना पहले इसमें आप 90 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर गहरी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाई जाती है और उसमें गन्ने की रोपाई की जाती है। इसके अलावा जुड़वां पंक्ति विधि भी है, जिसके लिए आपको ऊपर से ऊपर आपको बीज दर लिखा हुआ था दोहरी जुड़वां पंक्ति विधि में 75 से 80 किलोग्राम, तो उसको भी है, आपके पास बुक होगा, इसको एक बारी पढ़ लेंगे। सिर्फ ये विधि आपको ध्यान रखना कि किस फसल में ये विधि अपनाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ विधि याद रखना है कि गन्ने में किस विधि से रोपाई होती है, तो सिराव विधि, ट्रंच विधि और जुड़वां पंक्ति विधि। उसके बाद है खाद एवं उर्वरक प्रबंधन, तो उसमें 10 से 15 टन हेक्टेयर गोबर की खाद। उसके बाद सिंचित क्षेत्र में 150, 85, 60 kg NPK प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। असंचित क्षेत्र में थोड़ी कम है। और खूंटी विधि में ये उन सब से कुछ ज़्यादा है और किसी में कम है, इसको आप देख लेंगे। सिंचाई एवं जल प्रबंधन, तो 4 से 5 सिंचाई इसको आवश्यक होती है। निकाई गुड़ाई के लिए आप एट्राजिन खरपतवारनाशी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोपने के 3 दिन के अंदर छिड़काव होना चाहिए, ध्यान रहे, रोपाई के 3 दिन के अंदर एट्राजिन का छिड़काव होना चाहिए, वरना फसल प्रभावित हो सकता है। फसल की बधाई, ये आप जब फसल वृद्ध हो जाता है तो उस अगस्त सितंबर माह में हथिया नक्षत्र से पहले पत्ती रस्सी विधि द्वारा फसल की बधाई कर लेनी चाहिए, वो काट के ये अपना कर लेना है। इसके बाद इसमें कीट एवं व्याधि प्रबंधन, तो इसमें देखेंगे गन्ना में कौन सा कीट लगता है, तो शीर्ष छेदक टॉप बोरर लगता है, जिसका बॉटनिकल नाम है ट्राइपोराइजा निवोला, इसको भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछता है। इसमें थीमेट 10G का दवा का 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव। और लाल सड़न रोग, ये आप लोगों ने देखा होगा गन्ने में लाल कलर का अंदर में बहुत सारा जब हम काटते हैं तो लाल रंग का होता है, ये रेड रॉट बीमारी है, आप लोगों में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो ये रेड रॉट बीमारी है, उसके वजह से ऐसा होता है। इसमें एग्रेसन GN से का उपचार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जब हम इसकी गिल्लियाँ लगाते हैं तो स्वस्थ गिल्लियाँ लगाएं। ये दरअसल जो रोग रहित प्रजाति हम लगा देते हैं उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फसल की कटाई, तो प्रभेद की परिपक्वता के अनुसार कटाई करें ताकि अधिक उपज और चीनी प्राप्त किया जा सके। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है कैसा प्रबंधन करना है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ कुछ अंतर्वर्ती कौन कौन से फसल लगाए जा सकते हैं, तो ये भी इसमें दिया हुआ है, इसमें आलू, मसूर, राजमा, धनिया, मंगरेला, तोरियाँ इत्यादि फसल लगाए जा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जूट। जूट भी नकदी फसल में आता है, जिसका बॉटनिकल नाम, वनस्पतिक नाम है कोरकोरस स्पेसीज, कोरचोरस स्पेसीज है, जो कि रेसा, आप लोगों में से बहुत लोग इसको लोकल नेम पटुआ के नाम से जानते होंगे, जूट, पटसन, पटुआ। तो ये रेसा वाली फसलों में जूट बिहार का महत्वपूर्ण फसल है। बिहार में जूट को पटुआ कहा जाता है, आप जैसे सामने देख रहे हैं, बिहार में जूट को पटुआ कहा जाता है। जूट का उपयोग टाट का कपड़ा, बोरा, पैकिंग सामग्री इत्यादि में, जिसका कि आप फूड पैकिंग में बोरा का इस्तेमाल किया जाता है। टाट वगैरह गांव में जब बांधते हैं तो उसमें रस्सी का इस्तेमाल होता है। जूट से रेशा निकलने के बाद बचे डंठल का उपयोग जलावन
और उससे जो निकलता है उसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा में संठी बोलते हैं। उससे जो निकलता है उसको संठी बोलते हैं और ये जलावन के लिए काफ़ी उपयोगी है। जूट के कोमल हरी पत्तियों की सब्जी भी बनती है, कुछ क्षेत्रों में सब्जी भी बनाई जाती है। इसका उद्भव एवं विकास माना जाता है कि प्रारंभिक दिनों से ही जूट की खेती भारत में की जाती है। जूट का पहला निर्यात यूरोप में 1828 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। दो प्रकार की जूट की वैरायटी होती है, कैप्सुलरिस और ओलिटेरियस। ध्यान रखेंगे, ओलिटोरियस का जो उत्पत्ति स्थान है उसका अफ्रीका माना गया है तथा कैप्सुलरिस का भारत वर्मा क्षेत्र को माना गया है। तो दो जगह है, अफ्रीका और भारत वर्मा क्षेत्र। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा वैरायटी इंडियन है, तो कैप्सुलरिस जो है वो इंडियन है और ओलिटोरियस जो है वो अफ्रीका की वैरायटी उत्पत्ति स्थल मानी जाती है। विश्व का 70% जूट का उत्पादन भारत और बांग्लादेश में होता है और भारत में ये जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा बंगाल के क्षेत्र में होता है। उसके बाद बिहार का भी स्थान है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चीन, थाईलैंड, ब्राज़ील, पेरू, बर्मा, नेपाल, वियतनाम से भी जूट की खेती होती है। भारत के प्रमुख राज्य में पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर बिहार, दक्षिण पूर्वी उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में जूट की खेती होती है। उत्तर बिहार में भी जूट की सबसे अधिक खेती कोसी क्षेत्र में होती है। कोसी क्षेत्र जिसमें कि पूर्णिया, मधेपुरा, किशनगंज, फारबिसगंज, कटिहार ये सब क्षेत्र हैं। इन सब में ये सब की खेती होती है। ये आपको कुछ उसका चार्ट दिया हुआ है, इसको देख लेंगे किस ईयर में कितनी खेती कितने लाख हेक्टेयर में होती थी। धीरे धीरे घटा है ये और उसकी उत्पादकता धीरे धीरे बढ़ी है। इसके बाद हम जलवायु में आते हैं, तो इसके लिए नमी वाले गर्म क्षेत्र जहाँ का तापमान 24 से 37 डिग्री है में जूट की खेती होती है। जूट के विकास के लिए 55 से 90% सापेक्ष आर्द्रता, 1500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात यानी कि 250 मिलीमीटर वर्षापात मार्च से मई के बीच होनी चाहिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम माना जाता है। जूट का नवजात पौधा जल जमाव के प्रति अति संवेदी होता है। पानी नहीं होना चाहिए उस समय छोटे पौधे में, वरना वो सड़ जाएगा। कैप्सुलरिस का पौधा पिछात अवस्था में जल जमाव सहन कर सकता है, परंतु ओलिटोरियस का पौधा जल जमाव बिल्कुल सहन नहीं कर सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे। कैप्सुलरिस इंडियन वैरायटी इसलिए यहाँ ये सक्षम है और ये अफ्रीकन वैरायटी है इसलिए ये जल जमाव में उतना सक्षम नहीं। इसके लिए चिकनी मिट्टी, बलुई दोमट में उगाया जा सकता है। ये मिट्टी इसमें ध्यान रखेंगे और एसिडिक मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। खेत की तैयारी 1 से 2 जुताई हल से या फिर ट्रैक्टर से करने से ये हो जाता है। अब उन्नत प्रजातियां हैं यहाँ पे, तो ये अफ्रीकन वैरायटी, ये इंडियन। अफ्रीकन वैरायटी में प्रचलित नाम और ये आप सोना पाट, तोता पाट, मीठा पाट या मुनियासी पाट, सादा पाट, तीती पाट या जलीसासी पाट, ये इंडियन वैरायटी में। इसको आप प्रजाति इसमें से 1-2 याद रखेंगे। बीज दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अफ्रीकन वैरायटी में और इंडियन वैरायटी में 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। उपज दोनों की लगभग सामान्य मानी जाए, लेकिन 30 से 35 अफ्रीकन वैरायटी की उपज ज़्यादा है कंपेरिजन टू इंडियन वैरायटी, क्योंकि उसमें बीज दर भी कम लग रहा है और उसमें इंडियन वैरायटी में बीज दर भी ज़्यादा लगती है। निकाई गुराई के लिए दोनों प्रजाति में 15 से 20 दिन के बाद पहली निकाई गुराई होनी चाहिए और 45 दिन के अंदर दूसरी निकाई गुराई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वरना ये फसल को कमज़ोर कर देता है। इसमें आप केमिकल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि तुरंत निकाई गुराई में काफ़ी सक्षम है, सही है। इसमें सरण प्रौद्योगिकी एक है। जब ये परिपक्व हो जाता है तो उसको कटाई के बाद पौधे को 2 से 3 दिन तक खेत के में पत्तियों को अलग होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसको पानी में डुबा के सराया जाता है। उसके बाद इसको छुड़ा के जब सरण प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसको रेसा छुड़ाकर अच्छी तरह से धुलाई करके सुखाकर भंडारण कर लिया जाता है। इसमें कुछ कीट एवं व्याधि प्रबंधन है। तने का सड़न रोग, ये स्टेम रॉट ऑफ जूट लगता है। इसमें आप रोग प्रतिरोधी प्रभेद का उपयोग, एनपीके की संतुलित मात्रा और फसल चक्र अपनाना चाहिए।
इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं चारा की फसलें, जिसमें कि ज्वार, मक्का, जेई, नेपियर घास और बरसिम के बारे में देखना है। दुग्ध उत्पादन में चारा पर आधारित पशु आहार की भूमिका अति विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण है। ऐसा हम सभी जानते हैं कि चारा से चारा में जितनी प्रोटीन, जितने विटामिन्स वगैरह रहेंगे तो दूध की उत्पादकता और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और श्वेत क्रांति की सफलता के लिए पशु सुधार के साथ साथ पौष्टिक चारे का उचित प्रबंधन भी आवश्यक है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का 0.21% भूमि में चारे की खेती होती है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 4.5% यानी 4.9% भूमि में चारे की खेती की जा रही है, मतलब कि 5%, और बिहार में बहुत कम है। पशुओं को खिलाने के लिए बिहार में लगभग 30% सूखा चारा एवं 65% हरा चारा की कमी है। मैंने पहले ही कहा कि ये कमी है। हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए कृषि चारे के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि चारा फसलों को अनाज, दलहनी, तिलहनी, सब्जी फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा है। लोग उसमें ज़्यादा उगाना चाहते हैं, फसल को ज़्यादा उगाना चाहते हैं कंपेरिजन टू चारा उगाने को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। अतः प्रति हेक्टेयर चारे की उपज बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाली किस्म और साथ साथ जिसमें पौष्टिकता हो, कीड़े और बीमारियों से मुक्त हो, उसका उपयोग करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि दानों वाली फसलों के साथ साथ चारे की फसल भी फसल चक्र में रखी जाए। अब सबसे पहला है ज्वार, जिसको हम सोरगम बाइकॉलर कहते हैं। ज्वार चारा खरीफ मौसम का एक प्रमुख फसल है। ज्वार चारा फसल की खेती उष्णकटिबंधीय तथा समशीतोष्ण क्षेत्र में उगाई जाती है। पशुओं के लिए इसका चारा पौष्टिक होता है तथा इसमें 7 से 8% प्रोटीन, 32% रेशा, आधा प्रतिशत कैल्शियम और 0.25% फास्फोरस पाया जाता है। ज्वार का हरा चारा करवी तथा साइलेज के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखेंगे कि ये कभी कभी पूछ देता है, आप जब बोर्ड ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे BCEC या ICR का, तो उसमें पूछता है साइलेज और कड़वी में किस चारे में ज़्यादा होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और किस में होता है, किस में नहीं होता है, परसेंटेज वगैरह भी पूछ देता है कि प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है, कैल्शियम की कितनी है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। उत्पत्ति स्थल, सामान्य रूप से ज्वार की उत्पत्ति पश्चिम अफ्रीका है, परंतु कुछ वैज्ञानिक के अनुसार इसकी उत्पत्ति इथोपिया माना जाता है। तो आप पश्चिम अफ्रीका अथवा इथोपिया दोनों याद रखेंगे, ऑप्शन में जो रहेगा वो इसका सही होगा। जलवायु, तो ये गर्म जलवायु में ये अच्छा माना जाता है, गर्म जलवायु में, क्योंकि ये उपज देने वाला फसल है। भूमि के लिए इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है और 6.5 से 7 यानी कि नॉर्मल सामान्य मृदा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। प्रभेद, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक कटाई वाली किस्म में रियो, ये ध्यान रखेंगे, ये प्रभेद ध्यान रखेंगे। और बहु कटाई वाली जो किस्म है, माफ़ कीजिएगा, उसमें मीठी सूडान, इसको याद रखेंगे। मीठी सूडान तथा J69 मार्च से अक्टूबर तक 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारा देती है। इन किस्मों में च्यूरिन, ये भी याद रखेंगे, नामक ग्लूकोसाइड अपेक्षाकृत कम होता है तथा इनसे 2 से 3 कटाई तक हरा चारा प्राप्त होता है, जबकि MP चरी में से 2 कटाई में 650 से 700 क्विंटल चारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। भूमि जुताई, ये उतना मायने नहीं रखता है, सभी अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। बुआई का समय मार्च से जुलाई तक है। सिंचाई आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। बीज दर, छोटे बीज के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जिसमें कि रियो ये इम्पोर्टेंट है, और बड़े बीज के लिए 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उर्वरक की मात्रा, ज्वार को 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम स्फूर और 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंचाई एवं जल निकास, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो फरवरी मार्च में बोई जाती है उसमें गर्मी का मौसम होने की वजह से ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और वर्षा ऋतु में कम सिंचाई की पड़ती है या अथवा नहीं पड़ती है। सूखा की स्थिति में 1, 2, 3 सिंचाई आप कर सकते हैं। खरपतवार की रोकथाम में 15 से 20 दिन के बाद इसमें निकाई गुड़ाई कर सकते हैं या एट्राजिन दवा का छिड़काव किया जा सकता है। फसल सुरक्षा के लिए छोटे पौधों के सबसे प्रबल शत्रु ज्वार का तना मक्खी है, उसके लिए आप थीमेट के दानों के साथ
कुंडों में बुआई करने से तना पर मक्खी का प्रकोप कम हो जाता है। या कार्बाफ्यूरॉन द्वारा बीज उपचारित करने से तना मक्खी कम हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। कटाई एवं प्रबंधन, तो इसका तो आप पहले ही जानते हैं कि ज्वार चारे की फसल के प्रारंभिक अवस्था में थ्यूरिन नामक ग्लूकोसाइड पाया जाता है, जो फसल के विकास में के साथ साथ कम हो जाता है तथा पुष्पावस्था में इसकी काफ़ी कमी आ जाती है। अतः ग्लूकोसाइड के विषैले प्रभाव से बचने के लिए चारा का पुष्पावस्था में काटकर पशुओं को खिलाना चाहिए। इस अवस्था में पौष्टिक तत्वों की भी अच्छी समन्वय रहती है। ये तो है कि क्योंकि एक कटाई वाली किस्म है तो उसको पहले काट लेना है, 2-3 कटाई वाली किस्म है तो उसमें आप समय समय पर जैसे बढ़ेगा उसको काट लेना है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ें हैं, इसका बॉटनिकल नाम, जो सोरगम बाइकॉलर है, उत्पत्ति स्थल पश्चिम अफ्रीका और इथोपिया, भूमि सामान्य मृदा पीएच होनी चाहिए, और प्रभेद जिसमें कि रियो और मीठी सूडान, ये दोनों प्रभेद है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं मक्का, जिसका बॉटनिकल नेम जिया मेज, पहले भी हमने देखा है। इसके बारे में लगभग सभी चीज़ जानते हैं। मक्का की उत्पत्ति लगभग 1492 में मध्य अमेरिका में हुई, मैक्सिको कहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका इस्तेमाल हरा चारा में अधिक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है, जिससे पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। चारे में मोचा अथवा सिल्क आने पर पौष्टिक तत्वों का अच्छा सामंजस्य रहता है। 7 से 10% प्रोटीन, 25 से 30% रेशा और लगभग आधा प्रतिशत कैल्शियम पाया जाता है। भारत में इसकी खेती पंजाब, हरियाणा प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार में की जाती है। बिहार मक्का की सभी जिले की खेती सभी जिलों में संभव है जहाँ पर जल जमाव की समस्या न हो। जलवायु कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है और प्रायः गर्म जलवायु में होता है। मिट्टी गहरी दोमट मिट्टी या जीवांश युक्त उपजाऊ भूमि होना चाहिए। पानी जमाव जहाँ नहीं होता है सभी मिट्टी में ये हो सकता है। पीएच सामान्य होना चाहिए। उन्नत किस्म में अफ्रीकन टाल, विजय मोती, जवाहर, दाने वाली किस्म में गंगा सफ़ेद, गंगा 5, गंगा 7 को चारे की फसल में लगाया जाता है। इसमें कुछ क्वालिटी प्रोटीन मक्का का इस्तेमाल किया जाता है। संकुल बीजें विजय जवाहर किस्म सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 तथा हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज़ 1 किस्म का भी चारा के रूप में उपयोग किया जाता है। बुआई का समय जैसे सामान्य है, फरवरी मार्च अप्रैल तक इसकी बुआई की जाती है। बीज दर 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्योंकि ये ज़्यादा लगेगा। मिश्रित खेती में मक्का में लोबिया वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। खाद एवं उर्वरक की मात्रा, मक्का में खाद भूमि की उर्वरता पर निर्भर करती है। उसमें आप अपने हिसाब से, जैसी आपकी भूमि है, सामान्य तौर पर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फूर और 25 किलोग्राम पोटास की मात्रा देनी चाहिए। गर्मियों के महीने में आवश्यकता अनुसार सिंचाई और बरसात में ना के बराबर सिंचाई करनी पड़ती है। खरपतवार में एट्राजीन मक्का में भी इस्तेमाल होता है और इस मक्का की जो चारे की फसल है उसमें भी इस्तेमाल होता है। कटाई, चारे की मक्का में केवल एक ही कटाई की जा सकती है, क्योंकि एक बार कटने के पश्चात इसमें दोबारा वृद्धि नहीं होती है। इसका उपज 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसके बाद है जेई, एविना सटाइवा। इसका वनस्पतिक नाम एविना सटाइवा, इसको याद रखेंगे। जेई रबी मौसम का महत्वपूर्ण चारा फसल है, जिसमें 10 से 12% प्रोटीन होता है, 30 से 35% इसमें शुष्क पदार्थ होते हैं और 32 से 38% रेशा, आधा प्रतिशत कैल्शियम की मात्रा तथा आधा प्रतिशत से कुछ कम फास्फोरस पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी होती है, अतः इसे ही कड़वी अथवा साइलेज के रूप में लिया जा सकता है। ज्वार में भी साइलेज उपलब्ध था और जेई में भी साइलेज उपलब्ध है। इस बात का ध्यान में रखा जाए, ये कभी कभी पूछ देता है। जलवायु, सामान्यतः 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्रों में जेई की खेती की जा सकती है। जेई की सर्वोत्तम विधि के लिए वायुमंडलीय तापमान 15 से 25 डिग्री उचित माना जाता है। मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी से लेकर मटियार दोमट किस्म की मिट्टी में जेई चारा उपयुक्त पाया गया है। इसमें किस्म है, इसको ध्यान रखेंगे। एक कटाई और बहु कटाई वाली किस्म। खेत की तैयारी,
बुआई के पहले खेत को भली प्रकार से ये अपने हिसाब से आपका जैसा खेत है उस अनुसार से इसकी करनी है। इसको सिर्फ ध्यान में रखना है, ये आप खुद से लिख सकते हैं। अगर इस तरह के सवाल होंगे तो आप इसको खुद से लिख सकते हैं। बीज का दर 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर की 25% वृद्धि करके 1.5 से बोने से चारा उत्पादन प्रतिकूल मौसम में होने वाली कमी को पूरा किया जा सकता है। उर्वरक भी अपने हिसाब से अगेती और पछेती किस्में अलग अलग है, आपका जैसा मिट्टी होगा उस अनुसार से भी कर सकते हैं। सिंचाई एवं जल निकास। अच्छे चारा फसल के लिए सिंचाई की व्यवस्था अति आवश्यक है। प्रथम सिंचाई 25 से 30 दिनों के भीतर, बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद और बाद की सिंचाई 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करती रहनी चाहिए। खरपतवार में 2,4-D दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। फसल सुरक्षा में बहु कटाई वाली किस्में 3 से 4 कटाइयाँ की जा सकती हैं। एक कटाई वाली किस्म में प्रथम कटाई बुआई के 50 दिनों के बाद दूसरी कटाई दोनों के दुग्धावस्था में करनी चाहिए। उपज 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रथम कटाई में और दूसरी कटाई में 150 से 200 कुंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट है नेपियर घास। इसका बॉटनिकल नाम है पेनिसेटम परप्यूरम। इसका बॉटनिकल नाम पेनिसेटम प्योरप्यूरम, याद रखिएगा, प्योरप्यूरम। नेपियर घास पेनिसेटम परप्यूरम एक बहुवर्षीय चारा फसल है जिसमें औसतन प्रोटीन 7 से 12%, प्रारंभिक अवस्था में चारे में लगभग 12 से 14% शुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों में 9.5% तथा तने में 4.5% प्रोटीन पाई जाती है। इसमें लगभग 20% ऑक्जेलेट पाया जाता है, जिसके कारण इस चारे को लगातार खिलाने से पशु में कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसमें फ़ोटो की वजह से कुछ चीज़ें हट गई हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, जिसमें उत्पत्ति स्थल वगैरह के बारे में दिया हुआ है। तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको कि इसका उत्पत्ति स्थल, नेपियर घास का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका के क्षेत्र को पाया गया है। इसका उत्पत्ति स्थल अफ्रीका तथा यह सभी क्षेत्र में, संसार के सभी भागों में उगाया जाता है। ये सबसे अच्छी बहुवर्षीय चारे की फसल है। इस चारे को समुद्र तट से लेकर 2000 फीट ऊंचाई तक भी उगाया जाता है। इसकी जलवायु अधिक गर्म, लंबे दिन में इसकी उपज देता है, ज़्यादा उपज देता है। मिश्रित खेती और अंतर्वर्ती खेती में नेपियर एक बहुवर्षीय है, तो इसमें आप वर्सीम, लोबिया इत्यादि के साथ मिलाकर कर सकते हैं। उन्नत किस्मों में नेपियर, युगांडा हेयरलेस और संकर नेपियर में NB21, CO4, पूसा जाइंट, इसको याद रखेंगे, पूसा जाइंट, IGFRI 10। इसमें प्रोटीन की मात्रा 8 से 11% होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूसा की द्वारा विकसित है, हमारे बिहार के द्वारा विकसित है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें प्रोटीन की मात्रा 8 से 11% है और शुष्क पदार्थ की मात्रा तथा शुष्क पदार्थ की मात्रा 58 से 65% तक पाई गई। इसकी उपज 1600 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं इससे, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, इसमें ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा नेपियर घास का है। खेत की बुआई, तो बुरबुरी मिट्टी में इसकी बुआई करना है। मार्च से अक्टूबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। इसको आप खुद से देख लेंगे। इसमें खाद उर्वरक के रूप में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास समय पर डालना है। सिंचाई और जल निकास। नेपियर सिंचित बहुवर्षीय घास है, ये मैंने पहले ही बोला। तो इस घास की सिंचाई सर्दी में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर और गर्मियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर करती रहनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन की छिड़काव इसमें भी काफ़ी उत्तम है। बुआई के 75 से 80 दिनों के बाद कटाई करना उपयुक्त पाया गया है। इस समय पौधे की ऊंचाई 1.5 मीटर के करीब होती है। उपज 1800 से 2800 कुंटल चारा प्राप्त कर सकते हैं और नॉर्मल तापमान रहने पे 1500 से 1800 कुंटल हरा चारा आसानी से, और इंटर क्रॉपिंग में आप 1800 से 2800 कुंटल तक प्राप्त। इसके बाद
इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बरसीम। बरसीम ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसका वानस्पतिक नाम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, ये ध्यान रखेंगे आप, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। रबी मौसम में बरसीम चारा बहुत ही प्रमुख फसल माना जाता है और इसे जैसे फलों का राजा आम माना गया है, उसी प्रकार से इसको चारा का राजा माना गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें प्रोटीन सबसे अधिक 20 से 21%, शुष्क पदार्थ के आधार पर रेशा 25 से 92% तक होता है, कैल्शियम 2% और फास्फोरस आधे फीसदी से थोड़ा कम होता है। बरसीम चारा फसल में से लगभग 6 माह तक हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है। शीतकालीन बरसीम के पौधे पत्तेदार और मुलायम होते हैं और इसमें भी प्रोटीन 25 से 28%, शुष्क पदार्थ की मात्रा 12 से 14% तक होता है। बरसीम का उत्पत्ति मिस्र, इजिप्ट में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसकी खेती सीरिया और पर्सिया में भी होती है। भारतवर्ष में 1904 में बरसीम को इजिप्ट से लाया गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि बरसीम को इजिप्ट से 1904 में भारत लाया गया था। बरसीम की खेती बिहार के सभी स्थानों पर लगाई जा सकती है जहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, मिट्टी अपेक्षाकृत भारी हो, हैवी सॉइल में इसकी खेती अच्छी होती है। जहाँ लंबे समय तक रहती है, बरसीम चारा की उपज अधिक होती है, यानी कि ठंडे क्षेत्र में। जलवायु, यह फसल शीतोष्ण तथा कम गर्मी वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। जहाँ का तापमान 25 के आसपास हो, 25 से कम, वहाँ ये काफ़ी अच्छा है, और 20-25 के बीच में हो तो वो बहुत अच्छा है। अधिक तापमान 32 से 40 में पौधे में वृद्धि क्षमता कम हो जाती है। मिट्टी बेसिक सॉइल में ये अच्छी होती है। अंतर्वर्ती मिश्रित खेती में इसका इस्तेमाल इस प्रकार, संकर नेपियर में बरसीम का इस्तेमाल हो सकता है। बरसीम का जेई के साथ हो सकता है, सरसों वगैरह के साथ हो सकता है। उन्नत किस्में में मेसकावी, वरदान, पूसा जॉइंट, इस बात इसको ध्यान रखेंगे, पूसा जॉइंट ये बरसीम की है। बीज दर 25 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई का समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर माह तक। नवंबर माह में भी बुआई फसल में 1 से 2 कटाई मिल सकती है। उसके बाद इसकी विधि है, कैसे विधि है बुआई करने की, तो ये आप देख लेंगे। बीज उपचार में आप राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंचाई एवं जल निकास, तो जहाँ खेत में पानी भरकर बुआई की गई हो वहाँ बुआई के 4 से 5 दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। शीतकाल में 15 से 20 दिन के अंतराल पर और गर्मी के महीने में 12 से 15 दिन के अंतराल पर जो है सिंचाई करती रहनी चाहिए। इसकी उपज 1000 से 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बीज की उपज उचित प्रबंध पे 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बीज प्राप्त हो सकता है। अब हमारे पास ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, चैप्टर 2, और प्रश्नावली आ गई है, तो आप इसको कोशिश करेंगे इसको बनाने की। पिछली वीडियो है उसका भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन बनाने में तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए और आप इसको बना सकते हैं। मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबका बताया हुआ है, और आपको देखना है कि आप इसको बना पाते हैं कि नहीं। कोई डाउट हो तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में कीजिएगा टाइप, और मैं उसका जवाब तुरंत आपको दे दूंगा। ये क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता है, आप इसको देखिए। और नेक्स्ट फिर हमारा जो टॉपिक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। उसके बाद आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट हमारा तीसरा अध्याय है फसल प्रणाली, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।